किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी किताब मीना बाजार का अगला अंश नसीम। मेरी फिल्म देखने की इच्छा और फिल्मों का शौक अमृतसर में ही समाप्त हो चुका था। इतनी फिल्म देखी थी कि अब उनमें मेरे लिए कोई आकर्षण ही न रहा था। यही वजह है कि जब मैं साप्ताहिक मुसव्विर का संपादन करने के सिलसिले में बंबई पहुंचा तो महीनों किसी सिनेमा की ओर कदम न बढ़ाया। साप्ताहिक फिल्मी था, हर फिल्म का फ्री पास मिल सकता था, मगर तबीयत उधर की लगती ही नहीं थी। उन दिनों अभिनेत्रियों में एक अभिनेत्री नसीम बानो विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। इसकी सुंदरता और रूप की बहुत चर्चा थी। विज्ञापनों में उसे परी चेहरा नसीम कहा जाता था। मैंने अपने ही अखबार में उसके कई फोटो देखे। वो बड़ी ही रूपवती थी, जवान थी और खास तौर पर उसकी आंखें बहुत बड़ी और खूबसूरत थीं। और जब आंखें खूबसूरत हों तो सारा चेहरा आकर्षक बन जाता है। नसीम के संभवतः 2 फिल्में तैयार हो चुकी थीं जो सोहराब मोदी ने बनाए थे और जनता में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। ये फिल्म मैं नहीं देख सका था, मालूम नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी समय बीत गया। अब मिनर्वा मूवी टोन की ओर से उसके शानदार ऐतिहासिक फिल्म पुकार का इश्तिहार बड़े जोरों पर हो रहा था। परी चेहरा नसीम इसमें नूरजहां के रूप में पेश की जा रही थी और सोहराब मोदी स्वयं इसमें महत्वपूर्ण पार्ट अदा कर रहे थे। फिल्म की तैयारी में काफ़ी समय लगा और इस दौरान अखबारों और पत्रिकाओं में जो स्टिल प्रकाशित हुए वे बड़े शानदार थे। नसीम नूरजहां की पोशाक में बड़ी आकर्षक, सुंदर और प्रभावशाली दिखाई देती थी। पुकार के उद्घाटन समारोह में मैं आमंत्रित था। ये जहांगीर की न्यायप्रियता का एक मनगढ़ंत किस्सा है जो बड़े भावुक और थिएटरी अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म में 2 बातों पर बहुत जोर था, संवादों और पहनावे पर। संवाद यद्यपि अस्वाभाविक और थिएटरी टाइप के थे, लेकिन बहुत जोरदार और प्रशंसनीय थे, जो श्रोताओं पर अपना प्रभाव डालते थे। चूंकि ऐसी फिल्म इससे पहले नहीं बनी थी, इसलिए सोहराब मोदी की पुकार सोने की खान साबित होने के अलावा भारतीय फिल्म उद्योग में एक क्रांति उत्पन्न करने का कारण भी हुई। नसीम की कलाकारी कमजोर थी, लेकिन उसकी कमजोरी को उसके प्राकृतिक सौंदर्य और नूरजहां के लिबास ने, जो उस पर खूब सस्ता था, अपने अंदर छिपा लिया था। इसी बीच नसीम के संबंध में भांति भांति की अफवाहें फैल रही थीं। फिल्मी दुनिया में स्कैंडल आम होते हैं। कभी ये सुनने में आता था कि सोहराब मोदी नसीम बानो से शादी करने वाला है। कभी अखबारों में ये समाचार प्रकाशित होता था कि निज़ाम हैदराबाद के सुपुत्र मुअज्जम जाह साहब नसीम बानो पर डोरे डाल रहे हैं और भविष्य में जल्दी ही उसे ले उड़ेंगे। ये समाचार सही ही था, क्योंकि निज़ाम के सुपुत्र का निवास उन दिनों अक्सर बंबई में होता था और वो कई बार नसीम के मेरिन ड्राइव स्थित मकान पर देखे गए थे। शहजादे ने लाखों रुपए खर्च किए। बाद में हुस्न का हिसाब देने के सिलसिले में उन्हें बड़ी उलझनों का सामना करना पड़ा, किंतु ये बात की बात थी। वो हजरत अपने रुपयों के जोर से नसीम की माँ उर्फ छमिया को राजी करने में कामयाब हो गए। परिणाम स्वरूप आप परी चेहरा नसीम का सौंदर्य खरीदकर उसे उसकी माँ के साथ हैदराबाद ले गए। थोड़े ही समय के बाद दुनिया को देखे हुए छमिया ने ये अनुभव किया कि हैदराबाद एक कैद खाना है जिसमें उसकी बच्ची का दम घुट रहा है। आराम और सुख के तमाम सामान वहां मौजूद थे, पर वातावरण में घुटन सी थी। फिर क्या पता था कि शहजादे की चंचल तबीयत में यकायक कोई इंकलाब आ जाता और नसीम बानो इधर की रहती न उधर की। अंततः छमिया ने बड़े तेवर से काम लिया। हैदराबाद से निकलना बहुत कठिन था, मगर वो अपनी बच्ची नसीम के साथ वापस बंबई लौटने में सफल हो गई। मैं फिल्मी दुनिया में दाखिल हो चुका था। कुछ देर मुंशी की हैसियत से इंपीरियल फिल्म कंपनी में काम किया
अर्थात डायरेक्टरों के हुक्म के मुताबिक उल्टी सीधी भाषा में फिल्मों के संवाद लिखता था। इसी बीच एक ऐलान नज़रों से गुजरा कि कोई साहब एहसान हैं। उन्होंने एक फिल्म कंपनी ताजमहल पिक्चर्स नाम से स्थापित की है। पहली फिल्म उजाला होगी, जिसकी हीरोइन नसीम बानो है। इस फिल्म के निर्माताओं में दो मशहूर हस्तियां थीं, पुकार का लेखक कमाल अमरोही और पुकार ही का पब्लिसिटी मैनेजर M.A. मुगनी। फिल्म की तैयारी के दौरान कई झगड़े खड़े हुए। अमीर हैदर, कमाल अमरोही और M.A. मुगनी को कई बार आपस में झपटें हुईं। ये दोनों व्यक्ति अदालत तक भी पहुंचे, मगर उजाला अंततः पूरी हो चुकी। कहानी मामूली थी, संगीत कमज़ोर था, डायरेक्शन में भी कोई दम नहीं था। अतः ये फिल्म सफल न हुई और एहसान साहब को खासा नुकसान उठाना पड़ा। परिणाम स्वरूप उनको अपना कारोबार बंद कर देना पड़ा। परंतु इस व्यवसाय में वो अपना दिल नसीम बानो को दे बैठे। एहसान साहब के लिए नसीम अजनबी नहीं थी। उनके पिता खान बहादुर मोहम्मद सुलेमान चीफ इंजीनियर नसीम की माँ उर्फ छमिया के पुजारी थे, या ये कहिए कि एक दृष्टि में वो उनकी दूसरी बीवी थी। एहसान साहब को कभी न कभी नसीम से मिलने का अवसर मिला होगा। फिल्म की तैयारी के दौरान तो खैर वो नसीम के बिल्कुल निकट रहते थे, किंतु लोगों का कथन है कि एहसान अपनी झेंपू और शर्मीली तबीयत के कारण नसीम की आत्मीयता का पूरा लाभ नहीं उठा सके। सेट पर आते तो खामोश एक कोने में बैठे रहते। नसीम की बहुत कम बातें करते। कुछ भी हो, आप अपने उद्देश्य में सफल हो गए, क्योंकि एक दिन हमने सुना कि नसीम ने एहसान से दिल्ली में शादी कर ली है और ये इरादा प्रकट किया है कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेगी। नसीम बानो के पुजारियों के लिए ये समाचार बड़ा हृदय विदारक था, क्योंकि उसके हुस्न का जलवा केवल एक आदमी के लिए सुरक्षित हो गया था। एहसान और नसीम का इश्क तमाम मुश्किलों को पार करके शादी की मंजिल तक कैसे पहुंचा, मुझे इसका ज्ञान नहीं। लेकिन इस संबंध में अशोक कुमार का कथन बहुत दिलचस्प है। अशोक कुमार कैप्टन सिद्दीकी नामक एक सज्जन का दोस्त था। ये जवान एहसान के निकटतम संबंधी थे। उजाला में इन्होंने काफ़ी रुपया लगाया था। एक दिन जब अशोक सिद्दीकी साहब के घर गया तो वो वहाँ नहीं थे, लेकिन वो सुगंध मौजूद थी, बड़ी मनमोहक किंतु बड़ी उच्चश्रृंखल। अशोक ने सूंघ सूंघ कर नाक के जरिए मालूम कर लिया कि वो सुगंध ऊपर की मंजिल से आ रही है। सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर पहुंचा। कमरे के किवाड़ थोड़े से खुले थे। अशोक ने झांक कर देखा। नसीम बानो पलंग पर लेटी थी और उसके पहलू में एक सज्जन बैठे उससे हौले हौले बातें कर रहे थे। अशोक ने पहचान लिया, हजरत एहसान थे, जिनसे उनका परिचय हो चुका था। अशोक ने जब कैप्टन सिद्दीकी से इस मामले में बात की तो वो मुस्कुराए। ये सिलसिला काफ़ी देर से जारी है। शादी पर और शादी के बाद कुछ अखबारों में हंगामा रहा, मगर फिर नसीम फिल्मी दुनिया से लुप्त हो गई। इसी बीच फिल्मी दुनिया में क्रांतियां आईं। कई फिल्म कंपनियां बनी, कई टूटीं, कई सितारे उभरे, कई डूबे। हिमांशु राय की शोकपूर्ण मृत्यु के बाद बम्बई टॉकीज में अराजकता फैली हुई थी। देविका रानी यानी श्रीमती हिमांशु राय और राय बहादुर चुन्नीलाल जनरल मैनेजर में बात बात पर चलती थी। नतीजा ये हुआ कि राय बहादुर अपने ग्रुप के साथ बम्बई टॉकीज से अलग हो गए। इस ग्रुप में प्रोड्यूसर एस मुखर्जी, कहानीकार और डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी, प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार, कवि प्रदीप, साउंड रिकॉर्डिस्ट एस वाचा, कॉमेडियन VH देसाई, डायलॉग लेखक शाहिद लतीफ़ और संतोषी शामिल थे। बम्बई टॉकीज से निकलते ही इस ग्रुप ने एक नई फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान के नाम से स्थापित की। प्रोडक्शन कंट्रोलर एस मुखर्जी नियुक्त हुए, जो एक सिल्वर जुबली फिल्म बनाकर पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके थे। कहानी लिखी गई, स्टूडियो नए सामान से सुसज्जित हो गया, सब ठीक ठाक था, मगर प्रोड्यूसर एस मुखर्जी सख्त परेशान थे।
बम्बई टॉकीज से अलग होकर वो देविका रानी को जला देने के लिए कोई सनसनी फैलाने वाली बात पैदा करना चाहते थे, और ये बात हीरोइन के चयन से संबंधित थी। बैठे बैठे एक दिन एस मुखर्जी को ये सूझी कि नसीम बानो को वापस खींच कर लाया जाए। ये वो जमाना था जब उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। ताबड़तोड़ सफलताओं के बाद उसको ये अनुभव होने लगा कि वो जिस काम में हाथ डालेगा पूरा कर लेगा। अतः तत्काल ही नसीम बानो तक पहुंचने के रास्ते सोच लिए गए। अशोक की वजह से एस मुखर्जी के भी कैप्टन सिद्दीकी से बड़े अच्छे संबंध थे। इसके अलावा राय बहादुर चुन्नीलाल के एहसान के पिता खान बहादुर मोहम्मद सुलेमान से अच्छे और घनिष्ठ संबंध थे। अतः दिल्ली में नसीम से संपर्क स्थापित करने में एस मुखर्जी को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़ा। परंतु सबसे बड़ी बात तो एहसान को रजामंद करना था। मुखर्जी का आत्मविश्वास काम आया। एहसान ने पहले तो साफ जवाब दे दिया, लेकिन आखिर रजामंद भी हो गया। दिल्ली में सफलता के झंडे गाड़कर जब मुखर्जी बंबई वापस आया तो समाचार पत्रों में ये खबर को बड़े ठाठ से प्रकाशित किया गया कि फिल्मिस्तान की पहली फिल्म पल पल रे नौजवान की हीरोइन नसीम बानो होगी। फिल्मी क्षेत्र में सनसनी फैल गई, क्योंकि नसीम फिल्मी जगत से हमेशा के लिए संबंध विच्छेद कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद मलाद से शाहिद लतीफ़ का फ़ोन आया कि प्रोड्यूसर एस मुखर्जी मुझसे इंटरव्यू कराना चाहते हैं, क्योंकि सिनेरियो डिपार्टमेंट के लिए उन्हें एक आदमी की ज़रूरत है। नौकरी प्राप्त करने की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी, केवल स्टूडियो देखने के लिए मैं फिल्मिस्तान चला गया। वातावरण बहुत अच्छा था, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का। उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुखर्जी से भेंट हुई तो वो मुझे बहुत पसंद आए, अतः वहीं कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। वेतन बहुत थोड़ा था, कुल 300 रुपये माहवार, और दूरी भी अधिक थी। इलेक्ट्रिक ट्रेन से 1 घंटे के करीब लगता था गोरेगांव पहुंचने में। लेकिन मैंने सोचा, ठीक है, वेतन थोड़ा है, परंतु मैं इधर उधर से कमा लिया करूंगा। आरंभिक दिनों में तो फिल्मिस्तान में मेरी हालत अजनबी की सी थी, किंतु बहुत जल्द ही मैं सारे स्टाफ के साथ बहुत घुल मिल गया। एस मुखर्जी से तो मेरे संबंध दोस्ती तक पहुंच गए थे। इस दौरान नसीम बानो की कुछ झलकियां देखने को मिली, क्योंकि सिनेरियो लिखा जा रहा था, इसलिए वो कुछ क्षणों के लिए मोटर में आती और वापस चली जाती। एस मुखर्जी बड़े ही दिक्कत पसंद आदमी हैं। महीनों कहानी को दुरुस्त करने में लग गए। खुदा खुदा करके फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, मगर ये वे सीन थे जिनमें नसीम बानो नहीं थी। आखिर उसे एक दिन भेंट हुई। स्टूडियो के बाहर फोल्डिंग कुर्सी पर बैठी थी, टांग पर टांग रखे आराम से चाय पी रही थी। अशोक ने उससे मेरा परिचय कराया। नसीम ने बड़ी बारीक आवाज़ में कहा, मैंने इनके लेख और कहानियाँ पढ़ी हैं। थोड़ी देर औपचारिक वार्ता हुई और ये पहली मुलाकात खत्म हुई। चूँकि वो मेकअप में थी, इसलिए मैं उसके असली हुस्न का अंदाज़ा न कर सका। एक बात जो मैंने विशेष रूप से अनुभव की वो ये थी कि बोलते समय उसे कोशिश सी करनी पड़ती थी। पुकार की नसीम में और चल चल रे नौजवान की नसीम में धरती आकाश का अंतर था। उधर वो मल्लिका नूरजहां के राजसी लिबास में चमकती हुई, और इधर भारत सेवा दल की एक स्वयं सेविका की वर्दी में। 3 बार मेकअप के बिना देखा तो मैंने सोचा, किसी महफिल को सजाने के लिए और मरते हुए में नए जीवन का संचार करने के लिए इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकती। वो जगह का कोना जहां नसीम सची होती एकदम रज जाता। पोशाक और लिबास के चुनाव में वो बहुत रिजर्व है, और रंग चुनने के मामले में जो सलीका मैंने उसके यहाँ देखा और कहीं नहीं देखा। पीला रंग बड़ा खतरनाक है, क्योंकि बसंती रंग के कपड़े आदमी को अक्सर पीलिया का मरीज बना देते हैं, मगर नसीम कुछ इस तरह बेपरवाही से इस रंग का इस्तेमाल करती थी कि मुझे आश्चर्य होता था। नसीम का प्रिय पहनावा साड़ी है, गरारा भी पहनती है, मगर यदा कदा सलवार कमीज पहनती है, मगर सिर्फ
घर की चारदीवारी में। वो कपड़े पहनती है, इस्तेमाल नहीं करती। यही कारण है कि उसके पास सालों पुराने कपड़े बड़ी अच्छी तरह से मौजूद हैं। नसीम को मैंने बहुत परिश्रमी पाया। बड़ी नाजुक सी औरत है, मगर सेट पर बराबर डटी रहती थी। मन को संतुष्ट करना आसान काम नहीं। नई नई रिहर्सलें करनी पड़ती थीं। घंटों झुलसा देने वाली रोशनी के सामने उठक बैठक करनी पड़ती थी। मैंने देखा कि नसीम उकताती नहीं थी। मुझे बाद में मालूम हुआ कि उसको कलाकारी का बहुत शौक है। हम शूटिंग के साथ साथ कलाकारी भी देखते थे। नसीम बानो का काम बस गंवारा था, उसमें चमक नहीं थी। ये संजीदा अदाएं मुहैया कर सकती हैं, अपनी मुगलकालीन रूपरेखा की झांकियां प्रस्तुत कर सकती है, परंतु कद्रदान निगाहों के लिए कलाकारी का जौहर पेश नहीं कर सकती। फिर भी चल चल रे नौजवान में उसकी एक्टिंग पहली फिल्मों की तुलना में कुछ बेहतर ही थी। मुखर्जी उसमें कुछ गर्मी और उत्तेजना उत्पन्न करना चाहता था, मगर ये कैसे पैदा होती? नसीम अत्यधिक ठंडे मिजाज की है। परिणाम ये हुआ कि चल चल रे नौजवान में नसीम का कैरेक्टर गड़बड़ होकर रह गया। फिल्म रिलीज हुई। रात को ताज में एक शानदार पार्टी दी गई। फिल्म में नसीम जैसी भी थी, ठीक है, मगर वो ताज में सबसे अलग नजर आती थी। प्रभावशाली और मुगलिया शहजादियों की सी शान और व्यक्तित्व लिए हुए। चल चल रे नौजवान की तैयारी में 2 बरस लग गए थे। जब फिल्म आशा और संभावना के अनुरूप सफल और लोकप्रिय न हुई, तो हम सब पर निष्क्रियता और पस्त हिम्मती छा गई। मुखर्जी को बहुत आघात पहुंचा, मगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चूंकि उसे ताजमहल पिक्चर्स के एक फिल्म की निगरानी करनी थी, इसलिए कमर कसकर काम शुरू करना पड़ा। फिल्म चल चल रे नौजवान की तैयारी के दौरान एहसान और मुखर्जी के संबंध बहुत बढ़ गए थे। जब ताजमहल पिक्चर्स के फिल्म का प्रश्न आया, तो एहसान ने उसका सारा बोझ मुखर्जी के कंधों पर डाल दिया। मुखर्जी ने मुझसे परामर्श किया। अंत में ये तय हुआ कि बेगम शीर्षक से मैं एक ऐसी कहानी लिखूं जिसमें नसीम की खूबसूरती का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। बेगम लिखने के दौरान मुझे नसीम बानो को बहुत निकट से देखने के कई अवसर मिले। मैं और मुखर्जी दोपहर का खाना उनके घर पर खाते थे और हर रोज़ रात को देर तक कहानी में सुधार का संशोधन करते थे। मेरा अनुमान था कि नसीम बड़े आलीशान मकान में रहती है, लेकिन जब घोड़बंदर रोड पर उसके बंगले में प्रवेश किया तो मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। बंगला बहुत ही खस्ता हालत में था। बड़ा मामूली सा फर्नीचर था जो शायद किराए पर लिया गया था। घिसा हुआ कालीन, सीली हुई दीवारें और फर्श। इस पृष्ठभूमि के साथ मैंने अभिनेत्री नसीम बानो को देखा। बंगले के बरामदे में वो ग्वाले से दूध के कूपनों के बारे में बातचीत कर रही थी। उसकी दबी दबी आवाज, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोशिश के साथ गले से निकाली जा रही है। ग्वाले से ये स्वीकार करवा रही थी कि उसने आधा सेर दूध का हेर फेर किया है। आधा सेर दूध और सिने संसार की अभिनेत्री अप्सरा नसीम बानो, जिसके लिए 20वीं शताब्दी के कई फरहाद दूध की नहरें निकालने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे मुझे ज्ञात हुआ कि पुकार की नूरजहां बड़ी घरेलू किस्म की औरत है और उसमें वे विशेषताएं और गुण मौजूद हैं जो एक साधारण गृहिणी में होते हैं। उसकी पिक्चर बेगम का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो साज सज्जा और वेशभूषा की व्यवस्था का सारा काम उसने संभाल लिया। अनुमान था कि 10-12 हजार रुपये इस मंच पर उठ जाएंगे, लेकिन नसीम ने दर्जी को घर में बिठाकर अपनी पुरानी साड़ियों, कमीजों और गरारों से सभी पोशाकें तैयार करवा ली। नसीम के पास अनगिनत कपड़े हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो लिबास पहनती है, इस्तेमाल नहीं करती।
उस पर हर लिबास सजता है। यही कारण है कि बेगम में एस मुखर्जी ने उसको कश्मीर के देहात की एक अलहड़ लड़की के रूप में पेश किया। हीर का लंबा कुर्ता और लांचा पहनाया, आधुनिक लिबास में भी पेश किया। हम सब ने इस फिल्म की तैयारी पर बहुत मेहनत की थी, विशेष रूप से मुखर्जी ने। हम सब देर तक, कभी कभी रात के 3-3 बजे तक बैठे काम करते रहते। मैं और मुखर्जी कहानी की नोक पलक दुरुस्त करते रहते और नसीम और एहसान जागने का प्रयत्न करते रहते। जब तक एहसान साहब की टांग हिलती रहती, वो हमारी बातें सुनते रहते, लेकिन ज्यों ही उनकी टांग हिलनी बंद हो जाती, हम सब समझ जाते कि वो गहरी नींद सो गए हैं। नसीम को इससे बड़ी झुंझलाहट होती थी कि उसका पति नींद का ऐसा माता है कि कहानी के अत्यंत नाजुक मोड़ पर लंबी तान कर सो जाता है। मैं और मुखर्जी एहसान को छेड़ते थे तो नसीम बहुत खिन्न होती थी। वो स्वयं उसको अपनी ओर से झंझोड़ कर जगाती थी, मगर ऐसा प्रतीत होता था कि वो लोरी देकर उसे और गहरी नींद सुला रही है। जब नसीम की आंखें भी बंद होने लगती तो मुखर्जी छुट्टी चाहते और चले जाते। मेरा घर घोड़बंदर रोड से बहुत दूर था। बिजली की ट्रेन करीब करीब 1.25 घंटे में मुझे वहां पहुंचाती थी। रोज आधी रात के बाद घर पहुंचता था। एक अच्छी खासी परेशानी थी। मैंने जब इसका उल्लेख मुखर्जी से किया तो ये तय हुआ कि मैं कुछ समय के लिए नसीम ही के यहाँ रहने लगूं। एहसान बेहद झेंपू है, कोई बात कहनी हो तो बरसों लगा देते हैं। उन्हें मेरी सुविधा का ध्यान था। वो चाहते थे कि जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता हो मैं उनसे साफ तौर पर कह दिया करूं, मगर शिष्टाचार और संकोच की ये हद थी कि वो दिल की बात जबान पर ला ही नहीं पाते थे। एक दिन अंत में उनके आग्रह पर नसीम ने मुझसे कहा, थानो जिस चीज की जरूरत हो वे दस दिया करो। नसीम फर्स्ट क्लास पंजाबी बोलती थी। चल चल रे नौजवान के जमाने में जब मैंने रफ़ीक गजनबी से, जो इस पिक्चर में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा था, जिक्र किया कि नसीम पंजाबी बोलती है, तो उसने अपने विशेष लहजे में मुझसे कहा कि तुम बकते हो। मैंने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की, मगर वो नहीं माना। एक दिन शूटिंग के दौरान नसीम और रफ़ीक दोनों मौजूद थे। अशोक अंग्रेजी भाषा के जवान मरोड़ वाक्य नसीम से कहलवाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने रफ़ीक से पूछा, लाले अड़दौंजा किसे कहते हैं? रफ़ीक ने उत्तर दिया, ये किस भाषा का शब्द है? मैंने कहा, पंजाबी भाषा का। बताओ इसका क्या अर्थ है? रफ़ीक ने अपनी विशेष मुद्रा में कहा, मैनू मालूम नहीं, जो अद दीजिए दे पुत्र। नसीम ने गर्दन को हल्का सा झटका देकर रफ़ीक की ओर देखा और मुस्कुराकर पंजाबी में उससे पूछा, सच्ची थानू मालूम नहीं? रफ़ीक ने जब नसीम के मुंह से पंजाबी सुनी तो शख्सों के अनुसार वो अपनी पश्तो भूल गया। नसीम से उर्दू में कहा, आप पंजाबी जानती हैं? नसीम ने उसी तरह मुस्कुराकर कहा, जी हाँ। मैं नसीम से मुखातिब हुआ, तो बताइए अर्थ दोजे का क्या मतलब है? नसीम ने कुछ देर सोचा, वो लिबास जो घर में पहना जाता है। रफ़ीक गजनबी अपनी पश्तो और ज़्यादा भूल गया। नसीम के पास के वातावरण के बारे में जो अटकलें थीं वे धीरे धीरे गायब हो गईं। मुझे उनके बंगले के गुसलखाने में पहली बार नहाने का मौका मिला तो बड़ी निराशा हुई। मेरा विचार था कि वो आधुनिक सामान और सुविधाओं से सज्जित होगा। कई तरह के नहाने वाले साल्ट होंगे, बढ़िया साबुन होगा, टब होगा और तमाम ऊट पटांग चीज़ें होंगी जो हसीन औरतें और अभिनेत्रियां अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए इस्तेमाल करती हैं। मगर वहाँ केवल एक जस्ते की बाल्टी थी, एल्युमिनियम का एक डोंगा और मलाट के कुएं का खारा पानी कि साबुन घिसते रहो और झाग पैदा ना हो।
लेकिन नसीम को जब भी देखो तरोताजा और निखरी निखरी नजर आती थी। मेकअप करती थी मगर हल्का हल्का। शौक चटकीले रंगों से उसे घृणा है। वो केवल वही रंग इस्तेमाल करती है जो उसके मन और मिजाज के मुताबिक हों। इसी को इत्रों और सुगंधों से उसे प्रेम है, अतः विभिन्न प्रकार की खुशबुएं उसके पास मौजूद रहती हैं। यानी सेंट तो बहुत ही बहुमूल्य और नायाब हैं। जेवर एक से एक बढ़िया और मूल्यवान हैं, पर आभूषणों से लदी नहीं रहती। कभी हीरे का एक कंगन पहन लिया, कभी जड़ाऊ चूड़ियाँ, कभी मोतियों का हार। उनका दस्तरखान मैंने कभी सुसज्जित नहीं देखा। एहसान को दमे की शिकायत रहती है और नसीम को जुकाम की। दोनों परहेज की कोशिश किया करते थे। नसीम मेरी हरी मिर्चें ले उड़ती थी और एहसान नसीम की प्लेट पर हाथ साफ कर देते थे। दोनों में खाने पर करीब करीब हमेशा एक अजीब बचकाना किस्म की चीना झपटी होती थी। दोनों की निगाहें जब इस दौरान एक दूसरे से टकराती हैं तो देखने वालों को साफ पता लग जाता है कि वे एक दूसरे के पक्के और सच्चे प्रेमी हैं। वैसे तो एहसान बहुत दुबैल किस्म के आदमी हैं, मगर अपनी बीवी के मामले में बहुत कठोर साबित हुए हैं। नसीम को सिर्फ खास खास लोगों से मिलने की इजाज़त है। साधारण अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से नसीम को बातचीत करने की मनाही है। वैसे नसीम भी छिछोरे लोगों से नफरत करती है। शोरगुल और हंगामा पैदा करने वाली पार्टियों से वो खुद भी दूर रहती है। लेकिन एक बार उसे एक बहुत बड़े हंगामे में भाग लेना पड़ा। ये हंगामा होली का हुड़दंग था। जिस तरह अलीगढ़ विश्वविद्यालय की एक परंपरा वर्षा ऋतु के आरंभ में महपार्टी है, उसी प्रकार बम्बई टॉकीज की परंपरा होली की रंग पार्टी थी। चूंकि फिल्मिस्तान के लगभग सभी कर्मचारी बम्बई टॉकीज के शरणार्थी थे, इसलिए ये परंपरा यहाँ भी कायम रही। एस मुखर्जी इस रंग पार्टी के रिंग लीडर थे। महिलाओं की कमांड उनकी मोटी और हंसमुख पत्नी यानी अशोक की बहन के सुपुर्द थी। मैं शाहिद लतीफ़ के यहाँ बैठा था। शाहिद की बीवी इस्मत चुगताई और मेरी बीवी सफिया दोनों न जाने क्या बातें कर रही थीं। एकदम शोर पैदा हुआ। इस्मत चिल्लाई, लो साफिया, वे आ गए। लेकिन मैं भी इस बात पर अड़ गई कि वो किसी को अपने ऊपर रंग नहीं फेंकने देगी। लेकिन वो कुछ क्षणों ही में रंगों में लथपथ भूतनी बनकर दूसरे भूतों में शामिल हो गई। मेरा और शाहिद लतीफ़ का हुलिया भी वही था जो होली के अन्य भूतों का था। पार्टी में जब कुछ और लोग शामिल हुए तो शाहिद ने ऊंचे स्वर में कहा, चलो नसीम के घर का रुख करो। रंगों से लैस गिरोह घोड़बंदर रोड की ऊंची ऊंची तारकोल लगी सतह पर बेढंगे बैल बूटे बनाता और शोर मचाता नसीम के बंगले की ओर चल दिया। कुछ मिनटों में ही हम सब वहाँ थे। शोर सुनकर नसीम और एहसान बाहर निकले। नसीम हल्के रंग की जारजेट की साड़ी में लिपटी, मेकअप नोक पलक निकाले जब भीड़ के सामने बरामदे में आई तो शाहिद लतीफ़ ने हमला कर देने का हुक्म दिया, मगर मैंने उसे रोका। ठहरो, पहले उनसे कहो कपड़े बदल आएं। नसीम से कपड़े बदलने को कहा गया तो वो एक अदा के साथ मुस्कुराई। यही ठीक है। अभी ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि होली की पिचकारियां बरस पड़ी। कुछ ही क्षणों में परी चेहरा नसीम बानो एक अजीब तरह की खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गया। नीले पीले रंगों की तह में नसीम बानो का चेहरा अड़ गया। जब पूरी दिन होली खेलते खेलते बीत गई तो शाम को सभी लोग अपने अपने घरों चले गए, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई और रात का वक्त हो गया था। तब नसीम कहती हैं, ये भी कोई वक्त है जाने का। हमने बहुत कहा कि कोई बात नहीं, मौसम अच्छा है, कुछ देर प्लेटफॉर्म पर टहलेंगे, इतने में गाड़ी आ जाएगी।
मगर नसीम और एहसान ने बहुत आग्रह किया कि हम ठहर जाएं। मुखर्जी चले गए इसलिए कि उनके पास मोटर थी और उन्हें बहुत दूर नहीं जाना था। मैं बाहर बरामदे में सो गया। एहसान वही कमरे में सोफे पर लेट गए। सुबह नाश्ता करके जब मैं और सफ़िया चले तो रास्ते में उसने मुझे ये बात बताई जो खासी दिलचस्प है। जब सफ़िया और नसीम ने सोने के लिए कमरे में प्रवेश किया तो वहाँ एक ही पलंग था। सफ़िया ने इधर उधर देखा और नसीम से कहा, आप सो जाइए। नसीम मुस्कुराई और पलंग पर नई चादर बिछाने लगी। कपड़े तो बदल लें। ये कहकर उसने एक नया स्लीपिंग सूट निकाला। ये तुम पहन लो, बिल्कुल नया है। बिल्कुल नया पर विशेष जोर था, जिसका तात्पर्य मेरी बीवी समझ गई और कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई। नसीम ने संतोष से धीरे धीरे अपना स्लीपिंग सूट पहना, चेहरे का मेकअप उतारा तो सफ़िया ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हाय, तुम कितनी पीली हो नसीम। नसीम के फीके होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। यह सब मेकअप की करामात है। मेकअप उतारने के बाद उसने चेहरे पर विभिन्न प्रकार के तेल मले और हाथ धोकर कुरान उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी बीवी बहुत प्रभावित हुई। अकस्मात उसके मुंह से निकला, नसीम, खुदा की कसम, तुम तो हम लोगों से कहीं अच्छी हो। इस एहसास से कि ये बात उसने ढंग से नहीं कही, साफिया एकदम खामोश हो गई। कुरान का पाठ करने के बाद नसीम सो गई। अप्सरा नसीम, पुकार की नूरजहां, हुस्न की मलिका, सौंदर्य की रानी, एहसान की रोशनी, छमिया की बेटी और 2 बच्चों की माँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी नसीम, लेखक सआदत हसन मंटो। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहें कहानियाँ हमारे चैनल पर।